गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा भारतीय ज्योग्राफी का अगला टॉपिक है। आज हम ग्लोब पढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्लोब के बारे में। ठीक है। सबसे पहले तो ग्लोब का जनक, ग्लोब किसने बनाया था? तो ग्लोब बनाया था मार्टिन बेहम ने। किसने? मार्टिन बेहम। तो ग्लोब का जनक किसको कहते हैं? मार्टिन बेहम को। ठीक है। ग्लोब है क्या? तो पृथ्वी को जिस आकृति में दर्शाया गया है वही क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी को जिस आकार में दर्शाया गया है वही क्या है? ग्लोब है। दोस्तों ग्लोब वैसे देखा जाए तो एक कल्पना है केवल, है ना, क्योंकि इस पर जो रेखाएं हैं वो क्या है? केवल काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती हैं अक्षांश और एक होती हैं देशांतर। एक तो अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से जलवायु निर्धारित होती है और देशांतर रेखाओं से समय निर्धारित होता है। क्या होता है? समय निर्धारित। अर्थात देशांतर रेखाएं समय निर्धारित करने के लिए काम आती हैं और अक्षांश रेखाएं जलवायु निर्धारित करने के काम आती है ना। अर्थात अक्षांश रेखाओं से जलवायु निर्धारित होती है, देशांतर रेखाओं से समय फिक्स होता है। ठीक है भाई। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं। तो ग्लोब पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं और कोई भी अक्षांश रेखा आपस में मिलती नहीं है। ध्यान रखना, ग्लोब पर कोई भी अक्षांश आपस में मिलती नहीं है। ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर जो आडी रेखाएं हैं वो कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले अक्षांश रेखाओं की हम बात करें। ग्लोब पर आडी रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश। ग्लोब पर आडी रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। उसके अलावा अक्षांश रेखाओं की आकृति वर्ताकार होती है। अक्षांश रेखाओं की आकृति कैसी होती है? वर्ताकार। अर्थात अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वर्ताकार होती हैं। उसके अलावा सब ग्लोब की सबसे लंबी अक्षांश होती है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में। अर्थात ये बीच वाली है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी एक गोला हो गया तो गोले का आधा भाग क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध। अब सबसे बीच वाली कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी के बीच में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य, या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य या फिर इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो ग्लोब की सबसे लंबी रेखा होती है। कई बार क्वेश्चन आता है ग्लोब की सबसे वृहद रेखा कौन सी होती है? ग्लोब पर सबसे वृहद, सबसे लंबी, तो ग्लोब पर सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? विषुवत या भूमध्य रेखा ही होती है। याद रखना, ग्लोब की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? विषुवत रेखा। अब इसमें ना तो अक्षांश आया है ना देशांतर आया है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लोब की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है, तो चाहे वो अक्षांश में हो चाहे देशांतर में, तो आपको याद रखना है ग्लोब की सबसे लंबी या वृहद रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश होती है। आगे बात करें कि सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होती है? 0, जो पृथ्वी के चारों ओर घूम के वापस यहीं आकर मिलती है। उससे ऊपर वाली, उससे वहीं से निकलती है, यहीं आप आकर मिल जाती है।
उसके ऊपर वाली यहाँ से शुरू होती है, यहीं वापस आकर मिल जाती है। कहने का मतलब ग्लोब की सबसे लंबी अक्षांश कौन सी होती है? 0। परंतु जैसे जैसे अपन ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ाते चलते हैं रेखाएं, तो इन रेखाओं की लंबाई क्या होती जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है, अर्थात ये रेखाएं छोटी होती जाती है। जैसे इस बिंदु को हमने नाम दिया है दक्षिणी ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इस बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। तो दोनों तरफ हम जब ध्रुवों की ओर चलते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं, चाहे उत्तर में चलो चाहे दक्षिण में चलो, अगर हम उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर चलो, इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। समझ में आई बात? हालांकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या रहती है? समान रहती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह क्या है? समान, लगभग 111.26 किलोमीटर मानी गई है। कितनी मानी गई है? 111.26 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111.26 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है भाई? ठीक है। उसके अलावा पृथ्वी पर दो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं कौन सी होंगी? दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं होंगी उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब बात करते हैं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध, या इसे जोन कहते हैं। जोन या कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। उसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने होते हैं? कुल अक्षांश। तो ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने होते हैं भाई? ग्लोब पर कुल अक्षांश, अक्षांश तो होते हैं कितने? 181। कौन कौन से 181 होते हैं? देखो, सबसे पहले एक तो होगी 0। 0 के ऊपर वाली 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश करते करते यहां तक पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 1 से लेके 90 तो इधर होगी। वैसे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे करते करते ये कौन सी हो गई? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। तो 1 से लेके 90 तक तो उत्तरी गोलार्ध में होगी, 1 से लेके 90 तक दक्षिणी गोलार्ध में होगी, और एक अपने आप में भूमध्य रेखा होगी। टोटल कितनी होगी? 181, जो इस प्रकार है। एक तो भूमध्य होगी, 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। टोटल कितने हो गए? 181। अक्षांश तो 181 है। अक्षांश रेखा ये अलग अलग इसलिए हैं कि 0 से लेके 89 तक तो रेखाएं होती हैं दोनों तरफ ही, लेकिन जब इस लास्ट बिंदु पर पहुंचते हैं ना, जिसको अपन उत्तरी ध्रुव कहते हैं, वो रेखा नहीं होता। वो क्या होता है? केवल एक अक्षांश बिंदु होता है। क्या होता है भाई? अक्षांश बिंदु होता है। केवल और केवल एक अक्षांश बिंदु इस साइड में भी और एक अक्षांश बिंदु इस साइड में भी, तो केवल एक अक्षांश बिंदु होता है। अतः इसको रेखा नहीं माना जाता। अर्थात क्या बोलते हैं कि ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181, परंतु अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179, क्योंकि इसमें से हम माइनस कितना कर देंगे? 2। तो -2 करने के बाद में 179। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश तो होते हैं परंतु क्या नहीं होते? रेखा नहीं होती। अर्थात दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को क्या नहीं माना जाता? क्या नहीं माना जाता? रेखा नहीं माना जाता, केवल अक्षांश 2 बिंदु माना जाता है। समझ में आई बात? तो ग्लोब पर 2 बिंदु हैं, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, जिसे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बाकी सारी क्या है? रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो ग्लोब पर एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ग्लोब को जिस आकृति में दर्शाया गया है, या पृथ्वी को जिस आकृति में दर्शाया गया है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। उसके अलावा पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक होती है अक्षांश, एक होती है देशांतर, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
अक्षांश रेखाएं जलवायु निर्धारित करती हैं और समय निर्धारित करने के लिए कौन सी रेखाएं काम आती हैं? देशांतर। हालांकि दोनों ही रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं भाई? काल्पनिक रेखाएं, अर्थात इनकी केवल कल्पना की जाती है, वास्तव में दिखाई नहीं देती, या ऐसा नहीं है कि ये कहीं दिखाई देती होंगी। ठीक है, फिर सबसे पहले अपन इनमें बात कर रहे हैं कौन सी रेखाओं की? अक्षांश रेखाओं की। ग्लोब पर आडी रेखाएं क्या कहलाती हैं? आडी अक्षांश रेखा। सबसे बीच वाली कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे क्या कहते हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा भी कहते हैं। उसके अलावा 0 के ऊपर वाली सारी उत्तरी अक्षांश, 0 के नीचे वाली सारी दक्षिणी अक्षांश। क्यों? क्योंकि 0 ने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया? पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब बीच वाली है 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। बाकी जो ऊपर वाली और नीचे वाली है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार कैसा है? वर्ताकार होती है। ठीक है, अब पृथ्वी के दोनों उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु जो है ना, अंतिम बिंदु पर जहां अपन पहुंचते हैं, इसको तो कहते हैं उत्तरी ध्रुव है और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव है। जहां ये बिंदु तो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये बिंदु है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है भाई, फिर अक्षांश रेखाएं तो छोटी बड़ी होती हैं, पर 2 अक्षांशों के बीच की जो ये दूरी है ना, ये हर जगह क्या रहती है? समान रहती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है, और लगभग मानी गई है 111.26 किलोमीटर। कितनी मानी गई है? 111.26 किलोमीटर फिक्स है, सभी जगह बराबर है, पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी देख लो। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या कहते हैं भाई? कटिबंध या जोन कहते हैं। अब ग्लोब पर कुल अक्षांश होते कितने हैं? तो ग्लोब पर कुल अक्षांश कितने होते हैं भाई? 181, जिसमें 90 उत्तरी गोलार्ध वाले, 90 दक्षिणी गोलार्ध वाले, और एक अपने आप में 0, क्योंकि 0 ना तो उत्तरी होता है और ना दक्षिणी होता है। ठीक है, तो 181 तो अक्षांश हो गए, जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? 179, क्योंकि अक्षांश रेखाएं 2 कम इसलिए होती हैं क्योंकि दक्षिणी ध्रुव एक अक्षांश बिंदु होता है और उत्तरी ध्रुव भी एक अक्षांश बिंदु होता है, अर्थात क्या नहीं होती? रेखा नहीं होती। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं क्या काम आती हैं? जलवायु का निर्धारित करने के काम आती हैं। पर एक बार हम ग्लोब पूरा पढ़ेंगे। ग्लोब में पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में सामान्य बातें की हैं, अब एक बार हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं किनकी? देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखा दोस्तों, ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं? देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर खड़ी जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? देशांतर। एक बार हम अक्षांश को अलग और देशांतर को अलग पढ़ते हैं, फिर एक साथ बात करेंगे दोनों की ना, मिक्स करके। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं, सबसे पहले आकृति। तो आकृति होती है अर्धवर्ताकार। कैसी आकृति होती है? अर्धवर्ताकार। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर पूरी हो जाती हैं, अर्थात पूरी इतनी है, बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर नहीं होती हैं, केवल यहां से शुरू होती हैं और यहां पर आकर पूरी हो जाती है। तो अर्धवर्ताकार होती है इनकी आकृति। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बेसिक ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जामों में, और अपन ज्यादातर यही सोचते हैं कि शायद 0 डिग्री सबसे बड़ी होती होगी ना, अगर पता नहीं होता तो विशेष याद रखना है, देशांतर रेखाएं बड़ी छोटी नहीं होती हैं, अर्थात देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देशांतर रेखाओं की सभी की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। देशांतर रेखाओं में कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं में बड़ी छोटी होती है, सबसे लंबी भूमध्य होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन
जब हम बात करें इनके बीच की दूरी की, तो बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहां होगी? बीच में होगी। और बीच में यहां हमने कौन सी रेखा बनाई थी? यहां हमने बनाई थी कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बनाई थी? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। जिसको और जिसकी अक्षांशीय स्थिति क्या थी? 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पृथ्वी के लगभग बीचों बीच है। तो पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब पर भूमध्य रेखा बीचों बीच है। दो अक्षांश रेखा, सॉरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी सबसे ज्यादा कहां होगी? बीच में ही होगी। और बीच में रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। तो हम क्या कहते हैं कि देशांतर रेखाओं की सभी की लंबाई तो क्या होती है? बराबर होती है। परंतु परंतु दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी बीच में अर्थात कहां होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और लगभग ये मानी जाती है 100, कितनी मानी जाती है भाई? 111.32 किलोमीटर। ठीक है। उसके अलावा सबसे जो बीच वाली रेखा ना, सबसे बीच वाली जो रेखा है, ये है 0 डिग्री देशांतर की। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। इसको और किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच। ऐसे कहते हैं कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजर कर आती है, इसलिए उसके नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच रेखा। ठीक है। तो 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री के इस साइड में जो भी हिस्सा है पृथ्वी का या ग्लोब का, वो तो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड वाला पश्चिमी गोलार्ध। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। इस साइड वाला तो पश्चिमी गोलार्ध, इस साइड वाला पूर्वी गोलार्ध। और उसके अलावा जीरो के इस साइड वाली सभी रेखाएं कौन सी होंगी? ये तो होंगी पूर्वी देशांतर। इस साइड वाली कौन सी होंगी? पूर्वी देशांतर। और इस साइड वाली सभी पश्चिमी देशांतर, है ना। जीरो के इस साइड में तो सभी पूर्वी देशांतर और इस साइड में सभी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। तो ग्लोब पर विशेष याद रखना है, इस साइड वाली पश्चिमी देशांतर, इस साइड वाली पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब कुल कितनी होती है? एक तो हम ले लेंगे 0। एक जीरो के बिल्कुल सामने वाली जो अक्षांश, सॉरी, देशांतर होती है, वो होती है 180। यहाँ 0 के बाद में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 90, 91, 92, 93 करते करते 180 तक। ऐसे ही साइड में आओ, ये तो 0 है अपने आप में, ये किसी में काउंट नहीं होगी, ना पूर्वी में ना पश्चिमी में। इसको ये 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3, 4, 5 करते करते अपन देशांतर बनाते बनाते 180। अब देखो, एक तो ये 0 हो गई, 180, 1 से 180 तक इस साइड में होगी, 1 से 180 इस साइड में होगी। ये तो होगी टोटल 361। लेकिन हम यहां से एक क्या कर देंगे वापस? माइनस। क्यों? क्योंकि जो 180 डिग्री है उसको हमने इधर से भी काउंट कर लिया और इधर से भी काउंट कर लिया, दोनों तरफ से काउंट हो गई हैं, इसलिए इसको माइनस कर देंगे वापस। तो कितनी बचेंगी? 360। तो ग्लोब पर कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। ठीक है भाई। उसके अलावा एक बार दोबारा से बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर किस काम आती हैं? ग्लोब पर समय का निर्धारित या समय निर्धारित करने के काम आती हैं। ग्लोब पर समय निर्धारित करने के काम आती हैं कौन सी रेखाएं? अक्षांश, सॉरी, देशांतर रेखाएं। जबकि जलवायु निर्धारित करने के काम आती है अपनी कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर खड़ी जो रेखाएं होती हैं, इनकी आकृति की स्थिति कैसी होती है? ये ग्लोब पर खड़ी होती हैं, जबकि अक्षांश कैसी थी? आडी थी। खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। उसके अलावा सबसे बीच वाली जिसको अपन 0 नाम देते हैं डिग्री, या इसका दूसरा नाम इसको अपन ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच या 0 के इस साइड वाला गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, इस साइड वाला गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध।
जीरो के इस साइड वाली सभी देशांतर कौन सी होंगी? पूर्वी। इस साइड वाली सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर। उसके अलावा सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है ना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ग्लोब की सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी है? कौन? तो याद रखना, ग्लोब की सबसे लंबी देशांतर कौन सी है? तो ग्लोब पर कोई देशांतर लंबी या बड़ी या छोटी नहीं होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है भाई? बराबर होती है। क्यों? क्योंकि सभी यहां से शुरू होती है और यहां आकर पूरी हो जाती है। तो याद रखना, सभी देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं। फिर जीरो अपने आप में मुख्य रेखा है, बाकी इस साइड की तो पूर्वी देशांतर, इस साइड की पश्चिमी देशांतर। फिर ग्लोब पर कुल देशांतर होती कितनी है? 360। एक बात विशेष याद रखनी है कि दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? पृथ्वी के बीच में। और पृथ्वी के बीच का मतलब हो गया, अपने यहाँ कौन सी रेखा डिसाइड की थी? भूमध्य रेखा। परंतु जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर चलते हैं, चाहे उत्तर की तरफ चलो चाहे दक्षिण की, इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर यहाँ पर होती है बीच में, और वो लगभग होती है 111.32 किलोमीटर। फिक्स है। ठीक है। अब बात करते हैं देशांतरों की। तो सूर्य का प्रकाश जब हमारी पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी कितनी तरीके से घूमती है? पृथ्वी घूमती है दो तरह से। पृथ्वी घूमती है दो तरीके से। एक होता है परिभ्रमण काल या गति, एक होती है परिक्रमण गति। एक होती है परिभ्रमण गति और एक परिभ्रमण कर्मण गति। सबसे पहले, ठीक है, परिभ्रमण गति, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। अक्ष का मतलब है अपनी जगह पर ही पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उसको तो कहते हैं क्या? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसको तो कहते हैं परिक्रमण गति। और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, उसे कह रहे हैं परिभ्रमण गति। यह एक दिन में चक्कर पूरा कर लेती है, इसलिए इसको तो कह देते हैं क्या? दैनिक गति। इसको और क्या कहते हैं? दैनिक गति। जबकि परिक्रमण का मतलब एक वर्ष बनता है इससे, इसलिए इसको कौन सी गति कह देंगे? इसको वार्षिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? वार्षिक गति। ठीक है। इसके अलावा आगे बात करें, इसको ऐड कर देते हैं अपन, दोबारा से देशांतरों को ही शुरू करते हैं। ये हमारी कौन सी रेखाएं होगी? देशांतर रेखाएं। ठीक है। इसी पर अपन दूसरी रेखाएं बनाते हैं। तो खड़ी हैं वो तो कौन सी रेखाएं हो गई? देशांतर। और जो आड़ी हैं वो कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी हो गई भाई? अक्षांश रेखाएं। ये क्या हो गया आपका? ग्लोब। तो दोस्तों ग्लोब पर ये तो आपकी है 0 डिग्री अक्षांश, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर। तो ये तो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी? ये तो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये यहाँ काटती है एक दूसरे को, तो ये पृथ्वी पर कहाँ काट रही है? जब इनको अपन पृथ्वी पर निर्धारित करते हैं तो ये कहाँ काटती है? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, या फिर ग्रीनविच या भूमध्य, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो एक दूसरे को गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। कहाँ काटती हैं भाई? एक दूसरे को गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को गिन्नी की खाड़ी में काटती है ना। हाँ, गिन्नी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पास एक खाड़ी है, अटलांटिक महासागर में। किसमें है?
अटलांटिक महासागर में, तो वहां काटती है गिन्नी की खाड़ी। उसके अलावा एक बिंदु यह है कि पृथ्वी पर जब अपन अक्षांश और देशांतर रेखाएं को साथ बना देते हैं तो क्या बन जाता है कि पृथ्वी पर एक जाल बन जाता है। किसका? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। और इस जाल को क्या कहते हैं? तो इस जाल को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ठीक है भाई। इसके आगे अपन बात करें तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन गया जिसको क्या कहेंगे अपन? ग्रिड। इसके अलावा एक बार अपन दोबारा से देशांतर रेखाएं फिक्स करेंगे और समय के निर्धारण के लिए अपन आगे बढ़ेंगे ना। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर ये क्या बनी हुई है? देशांतर रेखाएं। ये क्या बनी हुई है? देशांतर रेखाएं। तो विशेषकर जो देशांतर रेखाएं उनसे क्या होता है? समय निर्धारित होता है। ठीक है। उसके अलावा पृथ्वी दो तरह से घूमती है, याद रखना है। विशेष हमारे यहाँ काम कौन सी आएगी? परिभ्रमण गति। कौन सी गति काम आएगी? परिभ्रमण, या इसको क्या कहोगे आप? घूर्णन गति। अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। और ये कौन सी है? पूर्व। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी इधर से उधर घूमती है, तो सूर्य का प्रकाश किस दिशा से आएगा? इस दिशा से ना। सूर्य क्या है? सूर्य स्थायी है भाई, है ना। अपने कहते हैं ना सूर्य कि भाई सूर्य घूमता है, कहते हैं ना। हाँ कि भाई सूरज घूमा है, सुबह तो अठीन रोए, हाँ, और शाम ने अठीन चले जाए, कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना। सूर्य नहीं घूमता, सूर्य अपनी जगह पर स्थायी है। पृथ्वी घूमती है, और किस दिशा से किस दिशा की ओर? इस दिशा से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले सूर्योदय का मान लो, सूर्य का प्रकाश इस रेखा पर पड़ेगा, फिर इस रेखा पर, फिर इस रेखा पर, फिर इस रेखा पर, फिर इस पर। ऐसे पृथ्वी घूम घूम के सूर्य के सामने आती रहती है। कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में कितना टाइम लेता है? 4 मिनट। अर्थात एक एक देशांतर पर कितने कितने समय का अंतराल चलता है? 4-4 मिनट का अंतराल चलता है। अब पृथ्वी पर कुल देशांतर है कितनी? 360। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट है, तो 360 को पूरा पृथ्वी को देशांतरों को पार करने में 360 गुणा 4, ये तो मिनट आ जाएंगी। यहां से अपन घंटे में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे? 60 का। ठीक है भाई। 0 से 0, 6 6 36 और 6 चौके 24। कितने घंटे हुए? 24 घंटे। इसका मतलब है 24 घंटे में पृथ्वी घूमकर वापस वही उसी स्थिति में पुनः आ गई है। पृथ्वी वापस पुनः उसी स्थिति में आ गई है ना। तो सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर को से दूसरी देशांतर को पार करने में कितने समय लगता है भाई? 4 मिनट लगता है। 4-4 मिनट के अंतराल पर पृथ्वी सूर्य के सामने से घूमकर पुनः उसी स्थिति में आ जाती है। अर्थात घूमकर 24 घंटे के बाद पृथ्वी उसी स्थिति में आ जाती है। ठीक है भाई। हाँ, पृथ्वी उसी स्थिति में आ जाती है। तो कितना समय लगता है? 24 घंटे। इसलिए 24 घंटे का दिन होता है। बाकी एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट। और किस दिशा से पृथ्वी घूमकर आती है? तो सूर्योदय सबसे पहले किस दिशा से होता है? हमेशा पूर्व से। फिर 4-4 मिनट के अंतराल पर चलता रहता है। ठीक है भाई। इसके अलावा ठीक है, अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है देशांतर रेखाओं से हम समय निर्धारित करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समय निर्धारित करना। ये हमारा टॉपिक रहेगा अगला। ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। ग्लोब का अपना सामान्य परिचय पढ़ लिया है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ग्लोब में हमने अध्ययन कर लिया है कि अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है। और अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि समय तो निर्धारित कैसे होता है और जलवायु निर्धारित कैसे होती है। ठीक है भाई। ओके।